राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ओखला लैंडफिल का दौरा किया। इस अवसर पर महापौर शैली ओबराय भी उपस्थित रही। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लक्ष्य से पीछे रहने की बात को स्वीकारते हुए कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के बनते ही नई एजेंसी को जोड़ा जाएगा और कूड़े के पहाड़ को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया संगठनों और विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की रेड पर भी कटाक्ष किया। दर्शकों को बता दें कि दिल्ली सरकार ने ओखला लैंडफिल में 18 लाख मीट्रिक टन का कूड़ा हटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज तक 12 लाख मीट्रिक टन ही उठ पाया है। वहीं दूसरी ओर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यही कारण है कि अभी तक दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का ही गठन नहीं हो सका है, जिसके कारण न केवल कूड़ा अपितु अवैध निर्माण की भी समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। ओखला लैंडफिल साइट पे है। यहाँ पे टोटल लगभग 45 लाख टन कूड़े का पहाड़ था और पिछले साल 7 नवंबर के आसपास यहाँ पे इस कूड़े के पहाड़ को हटाना चालू किया गया था। यहाँ पे टारगेट था कि अगली साल मई के महीने तक, मई 2024 तक 30 लाख टन हटा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टारगेट के पीछे चल रहे हैं। आज की डेट तक लगभग 18 लाख टन हटा लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी 12 लाख टन हटाया गया है। तो इसके कई कारण है टारगेट के पीछे चलने के। तो साथ साथ एक और एजेंसी अभी हायर करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, क्योंकि ये अकेली एजेंसी जो है ये अपने टारगेट भी पूरा नहीं कर रही है। तो साथ में एक और एजेंसी हायर करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन चूंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है एमसीडी के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ऑर्डर रिजर्व्ड है, तो अभी स्टैंडिंग कमेटी के ना होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट अभी दूसरी एजेंसी को दिया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं और स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, वैसे ही एक और एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये भी रहेगी और वो भी रहेगी, तो दोनों एजेंसीज जब मिलके काम करेंगी तो हमें उम्मीद है कि फिर अगली साल का जो हमारा मई का टारगेट था वो पूरा हो जाना चाहिए। तो दिल्ली सरकार, एमसीडी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ये भी कूड़े का पहाड़, पिछले हफ्ते हम लोग भलसवा गए थे, आज यहाँ पे ओखला में है कि ये भी कूड़े का पहाड़ जो है इससे निजात दिल्ली के लोगों को मिलनी चाहिए इससे। और आज जैसा आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कई सारी हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली की सभी सड़कों के ऊपर, खासतौर से मेन जो सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, शुरू उससे कर रहे हैं, उसके बाद एमसीडी की सड़कों पे भी करेंगे। पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं 1480 किलोमीटर, उन सभी सड़कों के ऊपर मैकेनिकल स्वीपिंग से अगर होगा तो कूड़ा उठ के उड़ेगा नहीं, और वहाँ पे धुलाई भी की जाए। वो मशीनें खरीदने का काम पहले हमने सोचा था दिल्ली सरकार से करेंगे, लेकिन अब हमने प्लान किया है कि हम वो काम करने के लिए एमसीडी को वो एक तरह से वो देंगे, एज एन एजेंसी एमसीडी को हायर करेंगे। तो उसका लगभग कैबिनेट नोट लगभग तैयार है, शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक हो जाएगा। उसके बाद एमसीडी जो है वो स्वीपिंग का काम शुरू करेगी। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए, कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं।
तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आर्य समाज नया बाजार बस्ती की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह में आज सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने रचितांजलि पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी में आर्य समाज के योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आर्य समाज से जुड़े सभी लोगों को इस कामयाबी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी अपने संबोधन में दी। आर्य समाज बस्ती को 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा श्री ओम प्रकाश आर्य जी का और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, उनके सभी सहयोगियों का, जो लगातार अपनी परंपरा के साथ जुड़ करके उनके पूर्वजों ने आर्य समाज बस्ती की स्थापना में योगदान दिया था और उन्होंने अपनी पैतृक परंपरा का निर्वहन करते हुए लगातार वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। और मुझे बस्ती में किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहली बार 1995 में आने का अवसर में प्राप्त हुआ था। वही आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम में श्री ओम प्रकाश जी के ही कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप अनुमान करिए 1995 संभवतः गोरखपुर से बाहर मेरा पहली बार जाना हो रहा था किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, और उनमें से बस्ती का आर्य समाज का कार्यक्रम भी था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, लगभग 28 वर्ष बाद भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी निष्ठा के साथ आर्य समाज के मूल्यों और आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए श्री ओम प्रकाश आर्य जी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आर्य समाज के उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले हुए लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन है, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है, भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो। अंग्रेज बेखबर थे, उनको ये लगता था भारतीय कभी एकजुट नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते, लेकिन स्वदेशी का आंदोलन पहली बार किसी ने चलाया था, आर्य समाज ने चलाया था। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये आर्य समाज की देन थी। आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में शाहजहांपुर में कार्य करते थे और फिर देश की आजादी की लड़ाई को जब अंगड़ाई लेनी थी तो उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अस्फाउल्लाह खां को भी जोड़ा और ठाकुर रोशन सिंह को भी जोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उस समय का हर क्रांतिकारी आर्य समाज के साथ जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करता था। और आज आर्य समाज जब एक और अपने संस्थापक की 200वीं जयंती द्विशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, वहीं एक वर्ष के बाद आर्य समाज की स्थापना के 150वां वर्ष भी प्रारंभ होगा। उन स्थितियों में हम सबके सामने बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर शोध करने की, जिसको वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की और समाज की जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता भी उस शोध के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से अब सब हम सबके सामने अपने आप ही आती हुई दिखाई देंगी। जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने गाये बगाए आ जाती हैं, उन सब का समाधान भी हमारे सामने आएगा और मुझे लगता है उस पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका
अभिनव प्रयास था जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी। उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे इस विश्वास के साथ मैं ओम प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी निवेशकों को उत्तराखंड में व्यापार हेतु निमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ उत्तराखंड में 15,000 करोड़ के निवेश हेतु MOU पर हस्ताक्षर भी किए। सरकार के अनुसार इस निवेश से अल्मोड़ा में 15,000 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा, जिसके माध्यम से 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को पेयजल आपूर्ति एवं कृषि के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि धर्म का पालन व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ की व्यवस्था हो। और हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए यह भी कहा गया है कि अपने कर्म को ठीक प्रकार से करना भी धर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य करना चाहे तो उसके लिए अर्थ अर्थात पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो ये विचार आया कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाओं से जोड़ना है, उनको विकास से जोड़ना है और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उनको भी कहीं न कहीं जो समाज की मुख्य धारा है उस धारा में लाना है। और यह भी सच है परंतु कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था। और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की है। और औद्योगिक क्षेत्र में जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में ये विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया था। वहां पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे लंदन और बर्मिंघम में, और वहां पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहां पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूं तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे। और निश्चित रूप से इन निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं न कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। राज्य में काम करने के लिए लाइसेंस आदि के अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में बहुत सुधार किया है और मैं मानता हूं अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। उसको हम आप सबसे जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उन सुझावों के आधार पर लगातार हम उन पर काम कर रहे हैं। लगातार जो प्रगति हो सकती है उस प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए भी आवश्यक जितनी भी स्वीकृतियां हैं, 1 स्टॉप शॉप व्यवस्था भी हमने प्रारंभ की है। आप लोगों से
जो सुझाव प्राप्त होते हैं निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए हमने उद्योग निदेशालय में एक समर्पित इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की है, जिससे आप सभी को राज्य में निवेश करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य के विकास एवं समृद्धि को विकसित करने में, क्योंकि देखिए देवभूमि में जन्म लेना, जहां ये किसी के हाथ में नहीं होता कि किसका जन्म कहाँ होगा, जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप कर्म करेंगे तो वो जन्म से भी बढ़कर होगा। और ये अवसर भी शायद भगवान ने दिया है, किसी न किसी रूप में आप अपना वहां योगदान देंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए आप सभी को किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राजस्थान के चुनावी दौरे के अंतर्गत भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की राजधानी में सुझाव आपका और संकल्प हमारा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने एलईडी वैन के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से सुझाव एकत्र करने की बात कही और दावा किया कि भाजपा का घोषणा पत्र केवल वादे नहीं बल्कि पार्टी के लिए आगे काम करने का लक्ष्य होता है। मुझे आंकड़ों राजस्थान सुझाव आपके और संकल्प हमारा इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैंने आने से पहले इस बात को अपने साथियों से चर्चा की कि जब मैं जयपुर आऊं और ऐसे शुभ कार्य का प्रारंभ करूं तो सबसे पहले तो मोती डुगरी हमारे गणेश मंदिर गणपति भगवान का आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। मुझे बताया गया कि 50 एलईडी वैन्स लगभग 200 विधानसभाओं में जाएंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन, डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों तरीके से सुझाव को इकट्ठा करेगी। मिस कॉल के माध्यम से भी करेगी, वेबसाइट के माध्यम से भी करेगी। यानी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी छूट न जाए जिसका सुझाव हम अपने साथ जोड़ न सके, इस बात का प्रयास होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा और आंकड़ों राजस्थान आगे चल करके आपके सुझाव से एक मजबूत और एक विकसित राजस्थान को हम आगे ले चलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प पत्र निकालती है तो वो राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं होता है, वो राजनीतिक दस्तावेज की तरीके से पार्टी के कार्यालय में पड़ा हुआ एक दस्तावेज के रूप में ही नहीं होता है। वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है, जिसको हम पूरा करें। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब हम ये बात कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया, अगर हमने 52 में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 हटेगा और जिस दिन संख्या हमारी हो गई उस दिन धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धाराशाही कर दिया। ये हमने कहा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आयोजित भरोसे का सम्मेलन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार से फंड जल्दी नहीं आने के कारण कामों को पहले रोकना पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय फंड के आने न आने की चिंता करने की बजाय किसी भी काम को रुकने नहीं दिया। वहीं कोड़ातराई इलाके में आने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैत खाम का शिलान्यास किया गया और साथ ही 9 करोड़ से अधिक की सहायता राशि व सामग्री का वितरण किया गया, जो कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच को दर्शाता है। ये छत्तीसगढ़ का जो सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी नेताओं ने इसमें भाग ली, तो ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ। ये पहली बार है कि हर जगह ये भरोसे का सम्मान यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन है, जरा सोच के आप देखिए
कि भरोसे का सम्मेलन के बजाय भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा। लोगों को पैसे देकर, महिलाओं को मदद करके, विद्यार्थियों को मदद करके, युवाओं को मदद करके, किसानों को मदद करके अनुष्ठान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगह हो रहे। तो ये अनुष्ठान सम्मेलन बहुत भारी संख्या में चल रहा है। तो इसीलिए मुझे खुशी है और मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस के 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ। ये मेरे जीवन में भी एक नया इतिहास यहाँ पर आपने स्थापित किया। सेंट्रल से जल्दी फंड नहीं आती, उसके वजह से काम रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा बड़े हिम्मत के साथ कि भूपेश बघेल केंद्र से पैसा आने दो या नहीं आने दो, लेकिन अपना काम कभी उन्होंने रोका नहीं। ये देन है, ये कांग्रेस की देन है और बघेल साहब के मंत्रिमंडल की देन है। सभी ने मिलके इस छत्तीसगढ़ के सरकार को आप चला रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और जो काम केंद्र सरकार करना चाहिए वो काम हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर चला रही है, कर रही है। कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस के हुई और विधिवत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करे और तब से जिन छत्तीसगढ़ में उकर लगाव है। आज देखा था कि खड़गे साहब पहली चांपा जांजगीर रईस, फिर राजनांदगांव गए, उकर बाद बलौदा बाजार, भाटापाराइन और आज रायगढ़ में आए हैं। तो आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब के स्वागत करो, अभिनंदन करो। अभी होकर हाथ से गुरु घासीदास जी के प्रतीक जे सतनाम पंथ चलाइस और हमारे गांव में जैत खाम की स्थापना होए। आज 82 ब्लॉक में मॉडल जैत खाम के निर्माण के शिलान्यास करीस, ओकर पर भी खड़गे साहब ला बधाई देता हूं। ये सत्य के रास्ते में चलना है, ये संदेश गुरु घासीदास बाबा के सत्य के रास्ते में चले के बात ला महात्मा गांधी भी कहे। आज हमारे राहुल जी सत्य के रास्ते में चले बर पूरा पद यात्रा करीस, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के। और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता को कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्मसम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके। ये कर बर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार देख काम करिस। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात करा थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और कर साथ जिन जंगल में हमारे रहे थे, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कोरबा हो, चाहे गरियाबंद हो, सब जगह लघु वनोपज खरीदे की व्यवस्था होकर साथ न्याय करे के काम हमारी सरकार करत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुरहानपुर इलाके में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित आधी आबादी को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाओं की चर्चा की और दावा किया कि 46 लाख महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना से लाभ हुआ है।
मेरी बहनों, आज मैं बुरहानपुर आके भावुक हो गया। बहनों ने गीत भी बनाए और हाथ में आरती की थाली भी सजाई और दीपक जला के अपने भाई की आरती उतारी है। मेरी बहनों, मैं वचन देता हूँ कि तुमने आरती उतार के दीपक जला के भाई का स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं अपनी बहनों में जब मैं ये कहता हूं तो अंतरात्मा से कहता हूं, मेरी बहनों, तुम ही में मुझे दुर्गा, माँ दुर्गा दिखाई देती, तुम ही में लक्ष्मी दिखाई देती, तुम ही में सरस्वती दिखाई देती। आज मेरी बहनों, तुम में मैं माँ शारदा के दर्शन कर रहा हूँ। माता ताप्ती का आशीर्वाद भी मुझे तुम में ही दिखाई देता है। देवी विंध्यवासिनी भी मेरी बेटियों में विराजी है और पीताम्बरा माई भी आज कार्यक्रम में पधारी है। मेरी बहनों, तुम सबको प्रणाम। और आज पूरे प्रदेश को मैं संदेश देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के नाते भी देना चाहता हूँ, भाई के नाते भी देना चाहता हूँ, बेटे के नाते भी देना चाहता हूँ। ये मेरे प्रदेशवासियों, बहन और बेटियों का सम्मान करो, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी प्रदेश आगे बढ़े। और इसलिए मेरी बहनों, जब से मैंने होश संभाला, मैं देखता था बेटियों के प्रति भाव, और मेरी लाडली बहना की यात्रा उस दिन शुरू हुई। मेरी बहनों, उस दिन शुरू हुई। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी, बेटी माता पिता पे बोझ नहीं बनेगी। मैंने कन्यादान और निकाह योजना बनाई, बेटी की शादी को मैंने बोझ नहीं रहने दिया। और केवल इससे काम नहीं चलेगा, बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी, लड़की को पैदा नहीं होने देंगे लोग। और इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना। आज तुम्हें पता, मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 46 लाख जिनको गोद में खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो कॉलेज में पहुंच गई, और जैसे मामा मामा कह के चिल्लाती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। और मेरी बहनों, इस मंच पर भी मेरी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, बाकी बहनें बैठी है, मेयर भी बहन है। आज मैं कह रहा हूं, ये बहनें इसलिए इस मंच पर बैठी हैं कि मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर चुनाव में बहनों को रिजर्वेशन दिया कि आधी सीटों पे केवल बहन चुनाव लड़ेगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते। इनके हाथ में सरकार आएगी तो ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। और इतना ही नहीं, ये पुलिस वाली बेटियां देख रहे हो ना, बीच बीच में पहले होती थी क्या इतनी भर्ती पुलिस में? मेरी बहनों, ये मैंने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, कम से कम 30% भर्ती। और अब सुनो, 35% बेटियों की भर्ती पुलिस में करूंगा, 35% बेटियां पुलिस वाली होंगी। और केवल इतने नहीं, शिक्षकों में 50% भर्ती बेटियों की। एक एक चीज मैंने करने की कोशिश की। मेरी बहनों, ये सब इसलिए कि तुम बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदले, और हम और तुम मिलके जमाना की धार बदल दें, बहन और बेटियों की इज्जत हो। ये लाडली बहना योजना क्यों मैंने लाडली बहना योजना बनाई? कोई वोट के लिए बनाई? नहीं मेरी बहन, यहाँ दिल में तड़प थी मेरे सीने में। मेरी गरीब बहन 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए हाथ पसारती थी। और अंत में मैंने सोच के निकाला कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा हर महीने। ये बनी लाडली बहना योजना। इस योजना ने जिंदगी बदली है। ये बांटना नहीं है, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलना है। लेकिन ये भी तय किया है मैंने, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, और पैसे की व्यवस्था जैसे ही हो गई 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल। ये संकल्प है मेरा, संकल्प। मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना सेना बनाई। ये इसलिए बनाई कि माँ बहन और बेटियों की योजना ढंग से नीचे तक पहुंचाए, जमीन पे पहुंचाए। एक संगठन, पूरे मध्य प्रदेश की बहनों से कह रहा हूं, अपना एक संगठन जरूरी है, ताकि मिलके हम बहन, बेटी और बच्चों के लिए मिलके काम करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।